तो क्वेश्चन पढ़ के हमको ये सब निकालना है, फिर क्वेश्चन पे रखना है, फिर फॉर्मूले पे रखना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। कल जो बताई थी वो समझ में आया था प्रियांशु? उसको देखे थे? हाँ, मुझे पता था कि एकदम से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ना थोड़ा सा ये अच्छा, ये सब ना थ्योरेटिकल नॉलेज है। मतलब ये क्या बोलना चाहिए, ये जो सैम्पलिंग, तो कल हम लोग जो जानवी ने जो बुक का वो भेजा है ना, क्या बोलते फोटो, उसमें ये जो थ्योरेटिकल ये सब लिखा हुआ है ना, ये जो थ्योरेटिकल ये सब लिखा है, ये जैसे कोई सैम्पलिंग थ्योरी के पहले ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज दिया है ना, ये उन सब का शॉर्ट फॉर्म है ये जो मैंने लिखा है। आपको इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको ये पढ़ना है यहाँ से, पॉपुलेशन क्या है। हाँ, 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 ये जो है ना, ये देखो ये, हाँ, इसी को बोल रही थी। हाँ, एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, हाँ, उसको मीन बोलते हैं, उसको सैंपल मीन बोलते हैं। वही तो, यही सब तो मैंने लिखा है, देखो ना। सैंपल मीन मतलब एक्स का बार, और पॉपुलेशन मीन का मतलब है म्यू। म्यू जहां पर है वो पॉपुलेशन मीन को डिनोट कर रहा है। तो ये सब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में पढ़ेंगे और हमको ही समझ में नहीं आएगा। अब देखो, आप बता सकते हो पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में डिफरेंस क्या है? सैंपल मतलब पॉपुलेशन से निकला हुआ। अगर पॉपुलेशन मीन निकाल रहे हो और इसका भी मीन निकाल रहे हैं तो सॉरी, सैंपल मीन निकाल रहे हो, सैंपल के मीन का भी मीन निकाल रहे हैं, तो क्या मिल जाता है? पॉपुलेशन मीन मिल जाता है। तो यही तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन कैसे, हाँ तो देखिए ना, हाँ देखिए ये क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमको ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, सैम्पलिंग थ्योरी का क्वेश्चन है, हमको वर्ड फॉर्म में दिया, बट हमने उसको पूरा किस में कन्वर्ट किया, देखो पूरा मैथमेटिकल है ये। तो ये मतलब ऐसा नहीं था कि जानबूझ के बताएंगे, ये समझ में आएगा ना। तो अब जो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे ना, इसमें अभी केस नंबर 2 जो है वो बचा हुआ है, उसको मैंने लिखा नहीं है अभी, उसको छोड़ दी हूँ मैं, क्योंकि ये क्या है, इसको इसको बताऊंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मैंने फिर उसके बाद हाइपोथेसिस थ्योरी लिखा है, क्योंकि आप लोगों के में जो जेड टेस्ट टी टेस्ट है ना, वो इसके इसके बाद है। क्या होता है देखिए, हम जब सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सैंपल किस में से लेते हैं? पॉपुलेशन में से लेते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन में से हम सैंपल निकाल रहे हैं, और उन सैंपल्स में हम स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट को अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट हम लोग क्या क्या निकाल रहे हैं, कहने का ये मतलब है, कल भी मैंने बताया था कि हम लार्ज स्केल का टेस्ट ना परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लार्ज स्केल में टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमको टाइम चाहिए रहेगा, है ना। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया था कि मान लीजिए हमको कोविड पीरियड में हमको ये देखना था कि कौन सा एरिया रेड जोन में है और कौन से एरिया ग्रीन जोन में है। तो उसके पास, उसके लिए हम, हाँ, उसके लिए हम लोग के पास टाइम था क्या? नहीं, हमको क्या चाहिए? रिजल्ट कुछ दिनों में चाहिए, है ना। अब मान लीजिए आपको, अगर मैं कोई बड़ा काम देती हूँ और बोलती हूँ कि इसको 2 दिन में कर दीजिए, लेकिन आपका काम का साइज अगर ज्यादा होगा तो आप 2 दिन में कर पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन आप उस काम को करने के लिए कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर लगाएंगे ताकि 2 दिन में हो जाए। तो आप क्या करेंगे कि उनमें से कुछ चीजें जो जरूरी है उसको पहले कर लेंगे। ठीक है, तो जो जो जरूरी काम है उसको पहले कर लिया गया, उसको हम क्या बोल सकते हैं? सैंपल बोल सकते हैं। तो वैसे ही मान लीजिए कोविड-19 के समय में जैसे रेड जोन दिखाना था, तो जो गवर्नमेंट है वो पूरे रायपुर या बोला पूरे पूरे छत्तीस
छत्तीसगढ़ का एस्टिमेशन थोड़ी ना करती थी, वो क्या करती थी, एरिया वाइज जो पॉपुलेशन है वहां से जो स्पेशल केसेस होते थे उनको सेलेक्ट करती थी, उन केसेस का या उन सैंपल्स का ही एस्टिमेशन करती थी और उसकी हाइपोथेसिस क्रिएट करती थी। ठीक है, जैसे मेरे को डिसीजन लेना है, तो मैं डिसीजन दो तरीके से ले पाऊंगी, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। डिसीजन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो वो सैंपल का कलेक्शन करके उनके ऊपर कुछ पैरामीटर टेस्ट किए जाते थे, मतलब उनके ऊपर कुछ थ्योरी अप्लाइड की जाती थी। जैसे स्टैटिकल थ्योरी में क्या होता है कि हम किसी भी सैंपल का मीन निकालते हैं, उनकी साइज कैलकुलेट करते हैं, साइज मतलब सैंपल कितने नंबर में मिला हुआ है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और उनका वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस का मतलब होता है कि कितना बदल सकता है। जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो हमारा सैंपल थ्योरी में हमको ये सारी वैल्यू मिल गई, तो इनके बेसिस पर हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को चेक कर पाते हैं। और पॉपुलेशन के पैरामीटर कौन कौन से, वही होते हैं जो सैंपल के पैरामीटर है, वही पॉपुलेशन के हैं। उसमें भी क्या मिलता है, मीन मिलता है, साइज मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है और वेरिएंस मिलता है। अगर इन दोनों में डिफरेंस आया तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर बोल देते हैं, है ना, मतलब सैम्पलिंग एरर बोल देते हैं। आप खुद देखिए, मान लीजिए आपने हाइपोथेसिस, इसको हाइपोथेसिस बोलेंगे, कैसे डिफरेंस है, मैं सोच के चल रही हूँ कि जो मान लीजिए कि मैं ये लेके चल रही हूँ कि मेरा रिजल्ट 5%, मेरा रिजल्ट 95% सही आना चाहिए या 100% सही आना चाहिए। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा 100% ही आए, है ना, कुछ परसेंट कम हो सकता है और होता भी है। तो उस पर्टिकुलर परसेंटेज वैल्यू को, जैसे मैंने 100% बोला और 95 करेक्ट था लेकिन 5% तो इनकरेक्ट हुआ, तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। अगर हमारी हाइपोथेसिस जो हम बना रहे हैं वो ट्रू हो जाए तो भी अच्छा है, और अगर ट्रू नहीं हो रही है तो हम अपने रिजल्ट को थोड़ी ना छोड़ देंगे, हम उसके लिए कोई और दूसरी हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। मतलब हम ये लगाएंगे, अगर ट्रू हो जाता है तो ठीक है, हाँ ट्रू हो गया, ठीक है, लेकिन हाँ नहीं होता है तो सैम्पलिंग एरर है, लेकिन उस सैम्पलिंग एरर को भी हम फाइंड आउट करेंगे कि एरर क्या है। जैसे कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आप बोल देंगे कि रिजल्ट मेरा इतना आ गया, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो गई लेकिन फिर भी आप बोलेंगे ना कि रिजल्ट मेरा फॉल्स आया, तो फॉल्स क्यों आया, फॉल्स क्यों आया ये भी तो जानोगे ना, और ये भी तो बताओगे ना कि मेरा रिजल्ट फॉल्स क्यों आ रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, हमको हाइपोथेसिस, ये सैंपल के टेस्टिंग के लिए, ये सैंपल कलेक्ट हो गया, इस सैंपल की टेस्टिंग के लिए हम जेड टेस्ट, पीटी टेस्ट, स्काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट जो फिशर टेस्ट है, ये सब परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हमको अब ये हम लोगों ने कल कैसे पॉपुलेशन मीन निकालते हैं, कैसे पॉपुलेशन डेविएशन निकालते हैं, कैसे मीन ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालते हैं, कैसे मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, क्या स्टैंडर्ड एरर होता है, ये निकाला हम लोगों ने कल। ठीक है, और ये निकालने के लिए हमने दो, यहाँ पर हमको दो केसेस मिलेंगे। एक क्या मिला था, एक मैंने बताया था रिप्लेसमेंट के साथ और एक विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। क्योंकि जो हमारा सैंपल है ना वो क्या है, रैंडम सैंपल है। सैंपल भी टू टाइप का होता है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव और एक होता है रैंडम। हमेशा हम रैंडम सैंपल की ही बात करते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की बात नहीं कर सकते। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी मतलब उनके आने की जो चांस है वो बहुत कम होगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में मैंने समझाया था कि अगर 12 बॉल का कंटेनर है, मतलब 12 बॉल का अगर कंटेनर है जिसमें 6 बॉल्स ग्रीन है और 6 बॉल्स क्या है आपकी रेड है, अब आप इसमें से चूज करते हो। अगर गलती से 3 बॉल ग्रीन आ गई और 3 बॉल रेड आ गई तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। लेकिन जरूरी है कि हमेशा 3 बॉल ग्रीन ही आएगी और 3 बॉल रेड ही आएगी? कभी भी हो सकता है पूरी बॉल ग्रीन आ जाए। हमको 6 निकालना है, हमारा सैंपल है इसमें 6 निकालने का, तो हो सकता है पूरी बॉल एक साथ ग्रीन आ जाए, पूरी बॉल एक साथ रेड आ जाए, हो सकता है सिर्फ एक बॉल ग्रीन आए बाकी की बॉल रेड आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल नहीं है। वहीं पर जब रैंडम सैंपल, प्रोबेबिलिटी का मतलब है यहाँ पर उनको चूज करने की,
सैंपल को पॉपुलेशन से चूज करने का जो चांस है वो क्या है, इक्वल नहीं है। और जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें क्या बोला जाता है कि जितनी बार हम सैंपल को चूज करेंगे, सारे सैंपल को चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, चांस ऑफ सिलेक्शन, वो एकदम इक्वल रहेगा। अगर हाँ, किसी को भी हम ले लेंगे, और किसी को भी लेंगे तो हम उस समय ये नहीं देखेंगे कि ये मतलब सैंपल का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग लेंगे, है ना। तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये ग्रीन बॉल है कि ये रेड बॉल है, वो बस बॉल होनी चाहिए। ठीक है। सैंपल में हम क्या ले रहे हैं, 6 सैंपल ले रहे हैं, वो ग्रीन ग्रीन भी हो सकती है और वो रेड भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव में क्या था, या तो वो ग्रीन हो या तो वो रेड हो। ठीक है। तो जब हमको ये सैंपल्स मिलते हैं तो इन सैंपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया, रैंडम सैंपल हमने ले लिया, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दो मेथड लगाए जाते हैं। पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, और दूसरा सिंपल हाँ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हम लोगों ने कल अपना सैंपल, ये हमको क्वेश्चन मिला था, इस क्वेश्चन में हमने पॉपुलेशन बनाया, उस पॉपुलेशन में से हमने सैंपल निकाले, सैंपल का साइज हमको गिवन था 2। ठीक है। हमने देखा कि हमारे इस सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना बनेगा, के हमारा सैंपल है। तो क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चांस है वो कैसे निकालते हैं, जो भी पॉपुलेशन दिया हुआ है उनका सैंपल का स्क्वायर कर देते हैं। पॉपुलेशन कितनी हमारी, 4, सैंपल कितना है हमारा 2, तो 4 की पावर 2 कितना हो गया, 16। मतलब हमको 16 चांस जो है सैंपल को कलेक्ट करने के मिलेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने ये टेबल बनाया। हाँ, ये टेबल बनाया था। इस टेबल में हमने दो दो सैंपल के बेस पे 16 चांस के अकॉर्डिंग सैंपल कलेक्ट किए, उनका टोटल किया, उनका मीन निकाला। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस टेबल को किसकी मदद से बनाया था, विथ रिप्लेसमेंट की मदद से बनाया था। सैंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है। तो अब उसको सॉल्व करना है, तो हम लोगों ने क्या किया है, इस पूरे सैंपलिंग का मीन निकाला। हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। इस पूरे सैंपलिंग का ये सैंपल मीन है, तो उसका मीन निकाले विथ रिप्लेसमेंट। तो कैसे निकालना है, जितने भी सैंपल्स हैं, अब क्योंकि हमने रिप्लेसमेंट भी किया था तो हमारी वैल्यू रिपीट भी हुई होगी। तो अगर सैंपल मीन में देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3 है, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, 15। इट मींस हमारा जो सैंपल है वो इन्हीं दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक सैंपल मीन का टेबल बनाया उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। हाँ, ये बनाया। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी के साथ चूज किया, फिर इन सबका टोटल भी दिया तो हमारे पास आ रहा है 1। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का टेबल बना लिया, हमारे जो जितने भी मीन है उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ उनका टेबल बना लिया। अब हम चलते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया कि पॉपुलेशन मीन निकालना है। हाँ, हाँ, तो ये चार चीजों को निकालने के लिए हमने फिर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद हम लोगों ने पॉपुलेशन पर काम किया। तो पॉपुलेशन क्या दिया हुआ था, पॉपुलेशन को की वैल्यू को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। हमको क्या दिया हुआ है, चार वैल्यू दी हुई थी, 3, 7, 11 और 15। इसका हमने टोटल सम निकाला, फिर दोनों का डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस निकालने के लिए पहले मुझे एक्स बार निकालना है। एक्स बार का मतलब होता है सॉरी, हाँ, सॉरी, एक्स बार जो है वो कैसे निकलेगा, जो हमारे पास सैंपल मिला है उनका टोटल सम करके हम उनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सैंपल से। ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बार कैसे निकाले हम, पॉपुलेशन मीन को कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से। आप इसको एक्स बार भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो म्यू लिखा, तो म्यू इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लिखा हुआ, देखिए, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स कितना निकला, 36/4। तो 4 की जब डिवाइड किया तो कितना आ गया, 9। अब उसके बाद हम इसको निकाल रहे हैं, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 3 - 9 -6, 3 - 7 -2, 2 और 6। फिर उनका स्क्वायर निकाला। अब उनका स्क्वायर निकलने के बाद उस स्क्वायर का भी समेशन किया गया है, तो कितना आ गया, 80। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर।
पॉपुलेशन वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से। अब ये कैसे पता चलेगा? ये जो मैंने टेबल बनाया है, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए पॉपुलेशन मीन हमको म्यू मिल गया, पॉपुलेशन वेरिएंस हम क्या निकाल रहे हैं? सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू, म्यू मतलब यही एक्स बार, या तो म्यू लिख दीजिए या तो एक्स बार लिख दीजिए, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो उसका वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला हुआ है यहाँ पर? 80। 80/4 कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है पॉपुलेशन का, ये नहीं सिग्मा होता है, ठीक है, सिर्फ सिग्मा। तो क्योंकि यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर है, तो हम उसको अगर मैं सिग्मा लिखूंगी, है ना, तो रूट हट जाएगा। सिग्मा स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। सिग्मा मतलब क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल्स टू द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। तो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन कितना निकला हुआ है? 20। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या लिख सकते हैं? √20, ठीक है। इतना मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? हमारा नेक्स्ट क्या था? हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, पॉपुलेशन मीन निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। ये दोनों निकाल चुके हैं। तो क्या होता है? जो पॉपुलेशन मीन होता है वो सैंपल मीन के इक्वल होता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो सैंपल डेविएशन के इक्वल होना चाहिए। ये आना था। तो अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग क्योंकि मीन निकाल चुके हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल चुके हैं, तो इसका भी हम क्या निकाल रहे हैं? मीन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? नहीं, हाँ, जो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस पूरे सैंपल का, ये जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है ना, इसके पूरे मीन का भी मीन निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन। मीन मतलब एक्स बार, यहाँ पे मैं इसको एक्स बार को मीन बोल रही हूँ, और ये किसका मीन है? सैंपल का। तो हमने क्या किया था? जो भी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना था, जिसमें सैंपल मीन 3, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, 3 इंटू मल्टीप्लाई 1/6, 5 इंटू मल्टीप्लाई 2/7, 16, 7 इज मल्टीप्लाई 3/16, 9 इज मल्टीप्लाई विद 4/16। ये देखिए यहाँ पे वैसा ही लिखा है, और सबको प्लस करना है, ठीक। सबका एलसीएम कितना आएगा? 16 आएगा। 16 और ऊपर की वैल्यू को जब प्लस करेंगे तो 144 आएगा, और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो जो सैंपल मीन है, सैंपल मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू एक्स बार से। तो हमारा देखिए जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन है और जो पॉपुलेशन मीन है, या पॉपुलेशन मीन, ये दोनों इक्वल आ गए। यहाँ पे भी 9 आया है और यहाँ पर भी 9 आया है। तो हमारा मतलब, हमारा जो सैंपल हमने कलेक्ट किया था उसका जो मीन आया था वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आया। इसका मतलब है कि हमने सही डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मतलब हमारा जो स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है, उसके पैरामीटर सही रिजल्ट दे रहे हैं। जो पॉपुलेशन के डेटा को कैलकुलेट, इस पैरामीटर को एस्टिमेट करने में मदद कर रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलते जा रहा है, ठीक है। ये हुआ। अब उसके बाद अभी स्टैंडर्ड डेविएशन बचा हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, ये रहा हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में लिखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिग्मा। तो सिग्मा कहाँ से आएगा? सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे भी देखिए, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एस, एस कहाँ से आएगा? एस स्क्वायर से। तो हमको, हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला दिया है जिससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। तो चूंकि मेरे को किसका निकालना है? पहले अपने अपने सैंपल का वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? वेरिएंस ऑफ एक्स बार। एक्स बार मतलब मीन, ठीक है, ये सैंपल मीन है। तो उसका ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ ई ऑफ एक्स बार। तो हमारे पास ना ये गिवन है, ये हमको मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? ये हमने एस्टिमेट किया है। क्या एस्टिमेट किया है? जो अभी हमने ये एस्टिमेट किया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार हमको क्या मिली हुई है? 9, ठीक है। एक मिनट, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमको मिली हुई है 9। तो हम 9 का स्क्वायर कर सकते हैं। 9
ये ई का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीन है, और यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो हम एक्स स्क्वायर 9 का स्क्वायर नहीं कर सकते, नहीं तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस निकालने के लिए जो हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी जो निकली है, कहाँ पर, ये जो टेबल है इसमें, फिर इसी से काम करेंगे। हम ई एक्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एक्स बार का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है हमारा, उसमें जी ये प्रोबेबिलिटी तो सेम रहेगी, लेकिन जितने भी एक्स मिले हैं ना उसको सबको स्क्वायर कर देंगे और इनटू करके मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे। तो वहां यहाँ वही कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 1/16 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 2/16 प्लस 7 का स्क्वायर इंटू 3/16। अब ये कहाँ से आ रहा है, इस टेबल से आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद फिर उसको कैलकुलेट करना है, फिर पूरा प्लस करना है ना। तो अरे यार, यहाँ पे प्लस करने के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी जिसको हम डिवाइड कर देंगे 16 से, तो कितनी वैल्यू आएगी, 91। मतलब हमारा भी क्या निकला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर। अब ये निकल गया तो हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे वेरिएंस के फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रख दे रहे हैं। हमारे पास ये क्या आया है, 91, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 81। 91 और 81 को माइनस करें तो कितना मिलेगा, 10। ये क्या निकला है हमारा, सिग्मा स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर के। तो सिग्मा स्क्वायर क्या बोलता है, वेरिएंस ऑफ एक्स मीन। तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं एक्स मीन का। एक्स मीन मतलब सैंपल मीन है, ये एक्स बार का मतलब होता है सैंपल मीन। ये याद रखना पड़ेगा, सिंबॉलिकली याद रखना पड़ेगा कि म्यू का मतलब क्या है और एक्स बार का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक सैंपल मीन है। हाँ, ये यहाँ पर इसको ये पॉपुलेशन मीन में इसको म्यू मानते हैं, लेकिन ये है क्या, सैंपल मीन है ये। यहाँ सिंबॉलिकली देखे तो ये देखिए मैंने लिखा है सैंपल मीन, जो किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है। वही तो बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार मतलब सैंपल मीन। ठीक है, तो हमारा सैंपल मीन क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है, वेरिएंस ऑफ सैंपल। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाले थे, तो यहाँ पे वेरिएंस किसका निकाल रहे हैं, सैंपल का। तो ये क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे, स्क्वायर को हटा देंगे तो वो रूट में आ जाता है। हाँ ये एस, हाँ ये सिग्मा एस लिखा रहेगा ऐसा। एस मतलब सैंपल, स्मॉल पी लिखा रहेगा मतलब पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये निकल गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। क्यों, हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये वैल्यू है वो दोनों के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे निकाला जाएगा, उसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स मीन। इसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बोलते हैं, ये सिंबल को। उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन रूट एन, जहां पर ये सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन मीन। पॉपुल हाँ पॉपुलेशन, सॉरी, यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन वेरिएंस को। तो पॉपुलेशन वेरिएंस हमारा क्या निकला हुआ था, ये रहा, √20। ठीक है, ए सॉरी, पॉपुलेशन मीन बोलती, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो क्या निकला हुआ था, 20। और सैंपल साइज हमारे पास कितनी थी, 2। दोनों ऊपर नीचे रूट है तो उसको होल √2/20 लिख सकते हैं। ठीक है, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 10। और रूट तो हटेगा नहीं, तो √10 बचेगा। तो आप देखिए जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है वो कितना आ रहा है, √10, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन है वो कितना आ रहा है, √10। तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तब जाकर हमारा जो ये है सैम्पलिंग थ्योरी का एस्टिमेशन जो है वो कंप्लीट होगा। ये विथ रिप्लेसमेंट था जो हम लोगों ने कल देखा। ठीक है, अब विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं देखेंगे, अब हम लोग सीधा चलेंगे हाइपोथेसिस थ्योरी में। विदाउट रिप्लेसमेंट को हम लोग कल देखेंगे। हमको हाइपोथेसिस थ्योरी पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके बाद टी टेस्ट जी, अब हम
इतना पढ़ने के बाद हम टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट में जो इक्वेशंस लिखी रहेंगी ना, तो वहां से कौन सैंपल मीन है, कौन सा पॉपुलेशन मीन है, कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन है, कौन सा वेरिएंस है, ये उस फॉर्मूले में देख के आसानी से पहचान सकेंगे। हाँ, वही तो करना है हमको क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। आप ही बस ये वो नहीं आया क्या, करण? अच्छा। और जानवी भी चली गई? तो क्या? देखो, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। हाइपोथेसिस किस पर लगाते हैं हम? जो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं, फिर इसको किस पर अप्लाई करते हैं वो देखेंगे, ठीक है? तो हाइपोथेसिस का, हाँ हाँ हाँ, तो उसको हम लोग यहाँ पर मतलब बाद, ये देखिए ये जो मैंने लिखा है ना, इसको आप अपने जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, उसके उसको पढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है? मतलब मैं ये कहना चाहिए कि आपको जो आपके बुक में जो थ्योरी दिया है ना, उसका शॉर्ट है ये, एकदम मतलब जो जो चीज इंपॉर्टेंट थी और जितनी पढ़नी थी वो सब यहाँ पर मैंने डायग्राम और इसके फॉर्म में यहाँ पे लिख दी है। अगर आप लोग देखेंगे ना, इसको समझेंगे ना, तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो हम लोग देखो क्वेश्चन बनाने से अब हमको क्या करना है, बेसिकली हमको परफॉर्म करना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लेकिन उसके पूरे उसके पीछे का पूरा गणित कहाँ से आएगा? सैम्पलिंग थ्योरी से, क्योंकि सैंपल का ही हाइपोथेसिस क्रिएट करना है हमको। हाइपोथेसिस बनाने के लिए भी कोई बेस होना चाहिए, तो बेस क्या है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमको वैल्यू मिल रही है उसी का हाइपोथेसिस क्रिएट करके उन पर टेस्टिंग परफॉर्म करना है। हाँ, हमारा ये सैंपल निकला है, वो इस टेस्ट को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जा रही है? ट्रू हो जा रही है। अगर हमारा ये सैंपल है, वो इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है और हाइपोथेसिस नहीं आ रही है, तो कोई दूसरी हाइपोथेसिस हमने बनाई हुई है, वो सही हो रही है। अजम्पशन करने में क्या है? अजम्पशन हम तुम दो तीन कर सकते हैं, ठीक है? कि अगर रिजल्ट आया तो ये हो सकता है, अगर रिजल्ट आया तो ये नहीं हो सकता है, अगर ये नहीं हो रहा है तो उस पे भी क्या हो सकता है, इस टाइप से, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं, इसलिए उसको इन हाइपोथेसिस की टेस्टिंग ही करने के लिए हमारे पास वो सारे टेस्ट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है? जो पॉपुलेशन और सैंपल की वैल्यूज को लेते हैं, ठीक? तो हमारी हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको काउंट किया जा सके, जिसको चेक किया जा सके, और किससे किसकी है? पॉपुलेशन की है। क्योंकि ये हाइपोथेसिस हम सैंपल पे तो लगा रहे हैं, लेकिन सैंपल भी किसको एस्टिमेट करके दे रही है? पॉपुलेशन को एस्टिमेट करके दे रही है, ठीक है? अगर एक डायग्राम मैंने यहाँ पे देखिए लिखा था, एक डायग्राम मैंने छोटा सा बनाया था कि जो पॉपुलेशन सैंपल जब है, जो सैंपल है वो किसको एस्टिमेट करके देती है? पॉपुलेशन को। तो हाइपोथेसिस भी सैंपल पे नहीं, किस पे लगेगी? पॉपुलेशन पर लगेगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो हाइपोथेसिस है वो क्या होती है? पॉपुले क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन। हाँ हाँ हाँ, उसको फिर रेड जोन बोल देते थे, है ना? वहां पे जरूरी नहीं है कि हर केसेस में एकदम 99% वहां पे क्या होगा? कोविड होगा। आप देखिए, मैंने 99 बोला, 100% बोल सकती थी, लेकिन मैंने 99 बोला। क्यों? क्योंकि उन सैंपल में 1% लोग ऐसे होंगे जिनको कोविड नहीं था। जैसे आपको याद होगा कि सबसे पहला केस समता कॉलोनी में मिला था, है ना? लेकिन समता कॉलोनी वाले एरिया को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था? बंद। एक ही जन कोविड पॉजिटिव आई थी, वो एक लड़की। लेकिन पूरे, हाँ पूरे, लेकिन पूरे उसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। उस समय तो पहला केस वही था, मतलब अगर देखे होगा कहीं और भी, लेकिन
उस एरिया में पहला केस वही था, लेकिन सब लोगों को क्वारंटाइन, मतलब सब लोगों को क्या कर दिए थे, लॉक कर दिए थे। तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर 1% चांस है कि जो लोग को कोविड नहीं है वो लोग भी क्या है उसके साथ एस्टिमेट के, और उसको रेड जोन दे दिया गया था। तो वो 1% क्या बन गया, वहां का स्टैंडर्ड एरर बन गया। ठीक है, आया समझ में? हाँ, तो देखिए हाइपोथेसिस क्या होती है, हमारी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है। अब हाइपोथेसिस भी ना दो तरीके की होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है जिसको एच नॉट, ये एच जीरो जो बोलते हैं इसको एच नॉट बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट की जाती है। और दूसरी होती है अल्टरनेटिव जिसको एच वन से की जाती है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है, इट इज अ क्लेम और स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर दैट इज अज्यूम टू बी ट्रू until it is declared to be false। इसको हम ट्रू मान के चलते हैं। नल हाइपोथेसिस जो रहती है ना, उसके ही बेस पर हम एस्टिमेशन करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि मान लीजिए मेरे को कोई काम दिया गया है, उस काम में से मैं कुछ चीजें कर रही हूँ पहले, और ये मान के चल रही हूँ कि इसका रिजल्ट सही आएगा। हम सही मान के चलेंगे तभी तो सही पे पहुंचेंगे ना। हम पहले से ही अगर गलत मान लेंगे कि नहीं इसका रिजल्ट गलत आएगा, तो हम सही नहीं ला पाएंगे। तो नल हाइपोथेसिस ऐसी होती है जिसको किन पर अप्लाई किया जाता है, पॉपुलेशन पैरामीटर पर। अब पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होते हैं, तो बैक में अगर हम जाएं तो पॉपुलेशन पैरामीटर हमारे ये हैं। ठीक है, इन पर हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है, और ये मान के चला जाता है कि इनके ऊपर जो रिजल्ट आएगा, इनके एस्टिमेशन से जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा जब तक कि वो फॉल्स नहीं हो जाता। ठीक है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच नॉट से। ठीक है, और अल्टरनेटिव क्या होता है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है जो रिसर्च ओरिएंटेड रहती है, रिसर्च पर बेस्ड होती है, ये क्रिएट की गई है और ये रिसर्च पर है। मतलब मान लीजिए आपकी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स आ गई, तो आप क्या करेंगे, एनी हाइपोथेसिस विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द नल, इसका जस्ट ऑपोजिट। अल्टरनेटिव मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं, मान लीजिए अम, हमारी जो हाइपोथेसिस है ना, इसको समझाने के लिए, इन दोनों को समझाने के लिए, हमारी जो हाइपोथेसिस है कौन सी, नल हाइपोथेसिस, एच नॉट मतलब नल हाइपोथेसिस। इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर ये म्यू जो है मीन है। हाँ हाँ, तो मान लीजिए हमारे पास 500 ml जो है कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, 500 ml हमारे पास कोल्ड ड्रिंक का साइज रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है। ठीक है, तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लेके चल रहे हैं कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है वो 500 ml के इक्वल नहीं है। पहले हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं कि वो 500 ml के इक्वल आनी चाहिए। अब ये ट्रू हुई तो ठीक है, नहीं ट्रू हुई तो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा ना। मतलब उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन हम क्या लेके चलेंगे, या तो वो इक्वल हो सकता है या तो वो इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब वो अगर इक्वल नहीं होगा, अल्टरनेट का मतलब है इसके जस्ट ऑपोजिट। अगर ये ट्रू हो रही है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स हो रही है तो ये ट्रू होगा। ठीक है, तो नल का जस्ट दूसरा मतलब नल हाइपोथेसिस से ही कोई दूसरा हाइपोथेसिस क्रिएट करना जो उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो नल का, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव। और ये रिसर्च पर बेस्ड होती है अल्टरनेटिव। अब ये कैसे होती है, इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरा, मान लीजिए मैंने नल हाइपोथेसिस क्रिएट किया है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कम से कम 500 ml कोल्ड ड्रिंक है, तो उसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाए, क्या आ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ नल। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ नल क्या बोलता है कि नहीं है, हाँ उसमें 500 ml नहीं है। तो ये 500 ml नहीं है, इसको परफॉर्म करने के लिए इस पे टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, और वो टेस्ट किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है 1 टेल और एक होता है 2 टेल। तो 2 टेल क्या बोलता है, टोटल कॉम्प्लीमेंट्री है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्च ओरिएंटेड, इसको प्रूव करना पड़ता है। अगर अल्टरनेटिव आ रही है ना तो उसको प्रूव करना पड़ता है। तो उसको प्रूव करने के लिए उस पर भी टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। वो कौन से टेस्ट होते हैं, 2 टेल टेस्ट और 1 टेल। ठीक है, टेल का मतलब होता है लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टेल का मतलब क्या होगा, जो 2 टेल टेस्ट होगा उसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री होगी, मतलब वो 500 ml के इक्वल नहीं होगा।
और जो 1 टेल होगा उसका मतलब होता है 500 ml के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 500 ml से क्या हो सकता है, लेस कम हो सकता है, या 500 ml से ग्रेटर देन हो सकता है। आप खुद सोचिए, मैं बोल रही हूँ कि कोई जैसे ये क्वांटिटी है वो 500 ml के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 500 ml से कम होगा, या तो 500 ml से ज्यादा होगा, तभी तो 500 ml के इक्वल नहीं है। तो वही, उसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 टेल। और 1 टेल को यहाँ पर और क्या बोला जाता है, लेफ्ट टेल और राइट टेल। तो H1 क्या हो सकता है, या तो अगर मान लीजिए वो 1 टेल है, दोनों में से एक में रहेगा, या तो वो लेस देन होगा या तो वो ग्रेटर देन होगा, तो इसको 1 टेल बोलते हैं। और 2 टेल में क्या होगा, वो 500 ml के इक्वल नहीं होगा, मतलब दोनों तरफ है, ग्रेटर देन लेस देन दोनों में एग्जिस्ट करता है। ठीक, है ना। अब देखिए, ये 1 टेल और 2 टेल जो ग्रेटर देन है वो लेस देन, ये दोनों कहाँ अप्लाई की जाती है, हमको क्या करना होता है, हमको अगर हाइपोथेसिस मिल जाती है तो उनका सेटअप करना होता है। यही सेटअप करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। तो सबसे पहले अगर ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहाँ पर अप्लाइड की जाएगी, व्हेन वी चेक द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज लेस देन। मतलब जब अपने हम क्लेम का वैलिडिटी चेक करेंगे तो हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट है, ये याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कब लेस देन होगी, मतलब कब 1 टेल में होगी और कब सॉरी कब लेफ्ट टेल में होगी और कब राइट टेल में होगी, ये भी तो कोई एक ही होगी ना। या तो वो एक बार में ग्रेटर देन हो सकती है, या तो वो एक बार में लेस देन हो सकती है, दोनों एक साथ कब होगी, जब वो क्या कहलाएगी, 2 टेल। अगर 1 टेल है ना, तो 1 टेल में क्या होगा, दोनों सिचुएशन में से एक एक ही समय में रहेगी, एक बार में एक। तो अगर हमारी जो हाइपोथेसिस का क्लेम है ना, उसकी जब हम वैलिडिटी चेक करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है बोलेंगे वो हमेशा लेस देन है। हमारी हाइपोथेसिस क्या है, देखिए हमारी हाइपोथेसिस क्या है, कि हमारा हाइपोथेसिस क्या है कि H0 जो है वो किसके इक्वल है, मतलब ये नल हाइपोथेसिस, H0 जो है वो किसके इक्वल है, 500 ml के। और अल्टरनेटिव हमने क्या निकाली कि वो किसके इक्वल नहीं है, 500 ml के। तो इसकी वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लेस देन करना पड़ेगा ना, कि 500 के इक्वल नहीं है। तो उसकी, हाँ, लेकिन उसमें लेस देन और मोर देन इन दोनों का मतलब है, अगर लेस देन है तो वैलिडिटी क्लेम कर रहे हैं, और अगर ग्रेटर देन है तो हम रिसर्च हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस परफॉर्म करेंगे। देखिए देखिए क्या होगा, जैसे 500 है, 500 से लेस देन हुआ तो इसका मतलब अंडर रेटेड है, और अगर 500 से ग्रेटर देन है इसका मतलब है ओवर रेटेड है। तो ओवर रेटेड अगर है तो कितना परसेंटेज ओवर हुआ, 500 से 550 या 560 या 600 है क्या। तो वही वैलिडिटी, मतलब अब देखिए क्या होता है, लेस देन रेंज में तो हम क्या बोलते हैं कि उसके अंडर में आ रही, मतलब 500 ml तक पहुंच सकता है। मतलब लेस को हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर बना सकते हैं, लेकिन ग्रेटर को लेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर से कुछ पार्ट हटाना पड़ेगा, कुछ पार्ट कम करना पड़ेगा। तो जब कोई चीजें बड़ी होंगी उसमें से कुछ पार्ट हटाए तो उस बड़ी चीज को काउंट करना पड़ेगा ना। तो वो यहाँ पर अगर हमारे पास लेस देन होगी तो हमारी H1 की हाइपोथेसिस अगर लेस देन होगी तो हम क्या चेक कर रहे हैं, अपने हाइपोथेसिस की वैलिडिटी चेक कर रहे हैं। और अगर वो ग्रेटर देन है तो हम क्या करेंगे, उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, टेस्टिंग ऑफ अ रिसर्च ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, तो हाइपोथेसिस सेट करेंगे कि हमारी नल हाइपोथेसिस हो रही है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो रही है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो फिर हम उस पर क्या करेंगे, कंप्यूटेशनल टेस्ट जो है, टेस्ट वो परफॉर्म करेंगे। कंप्यूटेशनल
of test statistic to choose the test, हमको टेस्ट को चूज करना है यहाँ पर कि हमारे पास हाइपोथेसिस पर परफॉर्म होने वाले कौन कौन से टेस्ट है, जेड, टी, काय स्क्वायर और एफ। ठीक है, तो जेड टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है, जब सैंपल का साइज किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। अब देखो, आप बोल रहे थे ना कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसको हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ स्मॉल एन को हम जानते हैं कि वो सैंपल का साइज है, तो यहाँ पर अगर मैं ये लिखूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सैंपल साइज एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू क्या है, 30। और अगर एच डी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर ये दोनों पता है हमको, सैंपल का साइज हमेशा 30 से बड़ा होना चाहिए 30 से, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तब हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, जेड टेस्ट। जेड टेस्ट का फॉर्मूला ये है, सैंपल मीन, नहीं, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस नहीं लिखा है, एक्स बार लिखा है, तो एक्स बार क्या है आपका, सैंपल मीन। तो हम वेरिएंस किसका निकाल रहे हैं, सैंपल मीन का। ठीक, आया फॉर्मूला समझ में। देखिए अब ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को देखेंगे, वहां से तुरंत निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सिग्मा एक्स बार है, इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब सिग्मा एक्स बार को ही क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ये भी मैंने कल बताया, दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ अभी भी बताई हूँ और कल भी बताई हूँ। नहीं मैं कल, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, उसको हम लोग देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मूला, ये देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। मैंने वही बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी बोलते हैं। ये कल भी मैंने बताया था। और उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन रूट एन। अब आप यहाँ जहां पर भी ये देखेंगे तो इसका मतलब है आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये जो हम जेड टेस्ट में देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि नीचे, ये नीचे डिवाइडेड में क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन रूट एन। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना वो सब रिलेटेबल ही है, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं कि रिलेट नहीं करती है। क्योंकि देखो इसको मैं अगर आपको पहले से बताऊंगी कि ये ऐसा ऐसा है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या, बिना पढ़े नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें भी दो केसेस हैं। ठीक, जेड टेस्ट में भी दो केसेस है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मिला हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मिला है, एच डी इज अननोन, तब हमको ये लगाना है। ठीक है, उसमें सिग्मा मतलब क्या बदलेगा, सिर्फ ये सिग्मा एक्स बार क्या बदलेगा, स्टैंडर्ड मीन एरर ऑफ मीन क्या हो जाएगा, एस अपॉन रूट एन। मतलब आपका फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास रेड पेन नहीं है, यहाँ पे फॉर्म, हाँ यहाँ पे फॉर्म, नहीं, एक्स बार ये फॉर्मूला, यहाँ ये जो फॉर्मूला है ना उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मीन ऑफ सैंपल माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन, ये आ जाएगा सैंपल, ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। इस ये एस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। अब ये कहाँ से पता चलेगा, हमारे पास ये जो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक हम लोगों ने लिखा हुआ, देखिए लिखा है ना मैंने। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा ये इसको, ये मैंने आप लोग के लिए बना के इसलिए तैयार भी कर दिया कि आपके लिए इजी रहेगा ये।
हाँ, ये याद करना ही पड़ेगा, तब जाकर ये फॉर्मूला समझ में आएगा और तब जाकर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको ना ये सारी चीजें ना ऐसे दी नहीं रहेंगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है इतना है। आपको ना थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, रिटर्न क्वेश्चन, उसमें से आपको पॉपुलेशन मीन निकालना है, सैंपल मीन निकालना है, उसकी साइज निकालना है। तो वो सब समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब फॉर्मूले के सिंबल्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब एस डी अननोन होगा लेकिन सैंपल का साइज क्या होगा, सॉरी हाँ, सैंपल का साइज क्या, एस डी बस नहीं नहीं, ये नीचे नीचे ये टी टेस्ट का है, ये इसको छोड़ दीजिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से देखना है, ये नहीं देखना है। जेड टेस्ट कब लगेगा, जब एन इज ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल भी है ना, ग्रेटर एंड इक्वल 30 और एस डी इन नोन, तब ये वाला फॉर्मूला। और सैंपल का साइज ग्रेटर देन और इक्वल 30 हो लेकिन जब एस डी अननोन हो तब ये लगेगा, क्या बदलेगा, सिर्फ नीचे वाला पार्ट। ठीक है, इसमें जैसे नीचे वाला पार्ट क्या है, सिग्मा अपॉन रूट एन, इसमें नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एस अपॉन रूट एन। ठीक, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड टेस्ट क्या बोलता है, जेड टेस्ट हम लोग समझ लिए। टी टेस्ट, टी टेस्ट क्या बोलता है, इफ सैंपल मीन साइज इज लेस देन 30, अगर हमारे सैंपल का साइज, मतलब टेस्ट कब परफॉर्म करना है, कैसे पता चलेगा कि किस पे टी टेस्ट लगाना है, किस पे जेड टेस्ट लगाना है, किस पे काय स्क्वायर। हाँ, तो वो सैंपल साइज पर डिपेंड करता है। तो अगर सैंपल की साइज लेस देन 30 है तो हम क्या लगाएंगे, टी टेस्ट। टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है, टी इज इक्वल्स टू एक्स मीन, एक्स मीन मतलब सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन सिग्मा एक्स का बार। ये सेम है, ये सेम है ना, सेम है, देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन अभी ये चीज और बदलेगी। ठीक है, तो ये हम पहचानेंगे, कब पहचानेंगे, ये अभी इतना समझने के लिए कि कैसे टेस्ट को अप्लाई किया जाता है, ये सेकेंड स्टेप है। ठीक है, पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, हाइपोथेसिस सेट करनी है, चेक करनी है कि नल हाइपोथेसिस में आ रहे हैं कि अल्टरनेटिव पे आ रहे हैं। अगर हम नल या अल्टरनेटिव पर आ रहे हैं तो हम अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगे, चूज करेंगे टेस्ट कौन सा परफॉर्म करना है इन चारों में से। हमको टेस्ट जब मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमको अब रिजेक्ट करना है कि हमारा नल हाइपोथेसिस, मतलब चेक करना है कि हमारे नल हाइपोथेसिस ट्रू हो रही है कि अल्टरनेटिव भी ट्रू हो रही है। अगर हम नल हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं ना तो अल्टरनेटिव भी अपने आप आ जाती है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या होगी, हमेशा या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। मान लीजिए ट्रू नहीं हो रही है तो फॉल्स हो रही है, फॉल्स हो रही है इसका मतलब क्या आएगा, अल्टरनेटिव। तो जब भी नल हाइपोथेसिस अज्यूम करेंगे तो अल्टरनेटिव भी हमको अज्यूम करना होगा। हाँ, जैसे देखो यहाँ पर ये यही क्वेश्चन देख लो ना, मैं जैसे बोल रही हूँ कि 500 के इक्वल है, मैं आप नल हाइपोथेसिस लेके चल रही हूँ कि मेरी कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल है उसमें 500 ml है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि 500 ml नहीं है। मैं तो अजप्शन लेके चल रही हूँ ना, अजप्शन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। ठीक, तो अब हम ये दूसरा स्टेप है, टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिर देखेंगे पॉसिबल आउटकम क्या आ रहा है। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, या तो वो रिजेक्ट हो सकती है या तो वो रिजेक्ट नहीं हो सकती, कौन, हाइपोथेसिस कौन सी, नल हाइपोथेसिस, या तो वो रिजेक्ट हो सकती है या तो वो रिजेक्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, अब कैसे मतलब कब रिजेक्ट हो सकती है, सक्सेस ऑफ स्टैटिकल टेस्ट द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, अगर हमारा जो नल हाइपोथेसिस है ना, हाँ सॉरी, जब हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मैंने भी क्या बोला था, अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा,
और अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जा रही है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ, ठीक है। अब इसको परफॉर्म करने के लिए कि हमारी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है या अनरिजेक्ट हो रही है ना, रिजेक्ट नहीं हो पा मतलब सही नहीं हो पा रही है, तो हम क्या चेक करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हम अपनी हाइपोथेसिस का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं। उसको क्या बोला जाता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। जैसे मैंने बोला ना कि हाइपोथेसिस हम क्रिएट कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि उस वो जो कोविड-19 का एरिया है, अभी मैंने बोला था कि वो 99% कोविड अफेक्टेड एरिया, लेकिन 1% तो नहीं है ना। इसका मतलब है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ रही है। 99% मैंने क्या बोला है, नल, कि वो है, लेकिन उसके साथ साथ 1% क्या है, नहीं है। वो ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगी, जनरेट, हाँ, जो दोनों जनरेट हो जाएगा। तो अब इसमें चेक करना है कि नल हाइपोथेसिस सही हो रही है कि अल्टरनेटिव सही हो रही है। तो अगर नल चेक हो जा रही है मतलब 99% आ जा रहा है, अब वो कैसे आएगा, वो स्टैटिकल पैरामीटर्स पर एस्टिमेशन करेंगे। तो अल्टरनेटिव क्या होगा कि 1% भी नहीं है, मतलब 100% कोविड अफेक्टेड एरिया है। लेकिन अगर 1% ट्रू आ गया तो क्या बोलेंगे कि 99% नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, क्योंकि 1% सही हो गया कि 1% क्या था, हाइपोथेसिस नहीं, वहां पे कोविड नहीं था। आप उसको रेड जोन नहीं बोल पाएंगे। रेड जोन कब बोल पाएंगे, जब सारे लोगों का कोविड, वहां का पॉपुलेशन मीन जो निकल रहा है वो कोविड अफेक्टेड निकल रहा है, तो उस जोन को रेड बोल दिया जाएगा। और ग्रीन जोन कब बदलेगा, वो जब वहां पर 50% जो लोग हैं वो क्या हो जाए, नॉट कोविड अफेक्टेड हो जाए। तो ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, ये बताता है कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। देखिए क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, ठीक है, चांस ऑफ एरर कितने आ रहे हैं इन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। इसको क्या लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में LOS, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको दिया जाता है अल्फा से। ये हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होता है। अगर हमारी हाइपोथेसिस सेट हो रही है, या तो वो नल है या तो वो अल्टरनेटिव है। अगर वो नल है तो उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना पड़ता है कि कितना उसका लेवल है सही होने का, ठीक है। तो उसको किससे डिनोट किया जाता है, अल्फा से। तो अल्फा को क्या बोला जाता है, लेवल ऑफ रिस्क इन रिजेक्टिंग और करेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। कितना परसेंट सही हुआ, कितना परसेंट गलत हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का परसेंटेज दिया हुआ होता है क्वेश्चन में। अब मैं आपको एक तो क्वेश्चन दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब हाइपोथेसिस का एक तो क्वेश्चन दिखाती हूँ, वहां पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमको दिया होगा। देखो ये देखो, जो मैं आपको पूरा बता रही हूँ ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये फॉल्स होगा तो कौन सा एरर है, अल्फा एरर है कि बीटा एरर है, ठीक है। मैं आपको एक तो क्वेश्चन दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना होता है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि कितना हमारे एस्टिमेशन का कितना परसेंटेज आया, जो हाइपोथेसिस हमने कलेक्ट की हुई है
हाँ ये सॉरी हाइपोथेसिस हमने सेट की हुई है, उसका कितना परसेंट हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, गिवन अ कॉन्फिडेंस लेवल इक्वल टू 0.95। ठीक है, इसका ना एक तो टेबल है। कहाँ पढ़ा था मैंने, ये रहा, ये देखिए ये टेबल दिया हुआ है, इसमें से कुछ कुछ वैल्यू हमको याद करनी पड़ेगी। ये ऐसी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, इसके पहले, इसको बताने के पहले मैं ये समझाती हूँ, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमको चेक करना होगा। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, मतलब दो ही होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का किसी भी हाइपोथेसिस के लिए। या तो वो 5% क्या है, लेस है, मतलब वो सही नहीं हो पाई है, या तो वो 1% सही नहीं हो पाई है। 5%, 1%। तो 5% का 5% डिनोट करते हैं, 5% होता है, एक सेकंड रुकिएगा ना, आप रहिएगा, मेरे को कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, हम्म। हेलो, हेलो। हाँ, मेरे को लगा आप वो हो गए हो, लॉग आउट हो गए हो। देखिए, आप किसी भी हाइपोथेसिस का सिग्निफिकेंस लेवल देखेंगे कि वो 5%, जैसे 90 100% होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 100% से मान लीजिए 5% नहीं आ पाया, और 90%, 95 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, तो वो 5% क्या हो गया, हमारा एरर हो गया। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, चांस ऑफ एरर टू रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तो 5% हो सकता है या फिर 1% हो सकता है। इन्हीं दोनों से क्या निकाला जाता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अल्फा कितना होगा, 5%। तो 5% को हम लोग मतलब परसेंट, अभी यहाँ परसेंट में बोल रहे हैं, और अगर हम लोग इसको मतलब डिवाइड करें, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 100 करें, है ना, तो कितना का, 0.05 आएगा।
ठीक है। तो हमारे पास लेवल ऑफ, इसी से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता चल जाएगा और ये गिवन होगा हमको। हमेशा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जो परसेंटेज है ना वो गिवन होता है। अगर जैसे बोल रहा है 95% है, मतलब 5% क्या होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। अगर 99% बोलेगा तो इसका मतलब है 1% क्या आएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। अगर ऐसे दिया होगा तो हमको पता चल जाएगा कितना परसेंट का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, मतलब एरर है। यहाँ पे 5% का एरर है, यहाँ पे 1% का एरर है कि वो हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट हो सकती है या तो रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है। तो इसको एरर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला ना कि रेड जोन था, तो टोटली रेड जोन डिक्लेयर करने के लिए मेरे को वहां पे रिसर्च अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ ये वाकई में यहाँ पर सारे कोविड पेशेंट मौजूद हैं। और अगर मान लीजिए मैं टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकती तो मैं ऐसी एजप्शन कर सकती हूँ कि वहां पर है, भले ही वहां पे ना हो, क्योंकि कुछ परसेंटेज क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वहां पे सभी लोग क्या होंगे, कोविड-19 के पेशेंट नहीं होंगे। ठीक है। किसी भी रेड जोन में सारे ऐसा नहीं था कि सारे उस कॉलोनी के या उस एरिया के लोग, सभी लोग क्या थे, कोविड पेशेंट थे। जैसे घर में भी देखे, घर में भी चेक कर सकते, जैसे हमारे घर में हुआ था, तो क्या एक साथ सभी लोग कोविड पेशेंट थे क्या? नहीं, कुछ घर में थे और कुछ घर में नहीं थे। ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ही चेक किया जाता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। और सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू 1 - अल्फा। ठीक है। अल्फा की वैल्यू अगर 5% होगी तो हम कैसे निकालेंगे 5% को, 0.05। तो देखिए यहाँ पे 1 - 0.05 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.9%। और इसको परसेंटेज में तो लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। आ गया। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना दिया हुआ है, 95%, उससे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना निकल रहा है, 5%। आ गया ये समझ में? ठीक है। अब देखिए, अब कहा, अगर मान लीजिए जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोग लगा कर रहे हैं तो हम अपने टेस्ट पर अप्लाई, मान लीजिए ये एरर मिल जा रहा है, एरर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो अब एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में एरर मिल रहा है, 1% एरर मिल रहा है, मतलब वो एक्सेप्टिंग नहीं हो पा रही, वो रिजेक्ट ही होगी। नल हाइपोथेसिस कब एक्सेप्ट होगी, जब वो 100% लेवल में आएगी। तो उसका चांस ना बहुत कम होता है, 100% सही होने का चांस जो है वो बहुत कम होता है, कभी किसी किसी केसेस में 100% होगा। तो जब व्हेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज सेट, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज अप्लाई, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट हो जाएगा तो हम बताएंगे कि कौन सा, ये जो मैंने बताया था ना अभी हाइपोथेसिस पर, जबकि हमारा 1 टेल होता है या 2 टेल होता है, तो वही वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से पता चलता है। 1 टेल तब पता चलेगा जब हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो, या तो ग्रेटर देन हो या तो लेस देन हो। यहाँ पे मैंने भी बताया था ना कि 1 टेल कब होगा, या तो वो पूरी तरीके से लेस देन होना चाहिए या तो वो पूरी तरीके से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो वो 1 टेल है। 1 टेल मतलब एक ही जगह रखी जाएगी। और 2 टेल का मतलब क्या होगा, जब वो पूरी तरीके से ऑपोजिट हो, इक्वल ना हो। ठीक है। तो जो देखिए 2 टेल में ये एक डायग्राम बनाया है 2 टेल के लिए। 2 टेल का मतलब वही होता है, देखिए ये हमारा वो रीजन है, इस रीजन पर ये कर्व है। ठीक है। ये कर्व हमारा क्या है, पॉपुलेशन एरिया बता रहा है, ये जो है हमारा पॉपुलेशन एरिया है। इस पॉपुलेशन एरिया का क्या निकल रहा है, मीन, म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन। ठीक है। पॉपुलेशन मीन में हम बोल रहे हैं कि टू टेल हाइपोथेसिस जनरेट हो रही है, इट मींस इज H1 जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल्स टू क्या है, फॉर्म में है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हम बोलेंगे कि हमारी अब 2 टेल हाइपोथेसिस, जब H1 जो है वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसके, H0 के। H1 क्या होता है, इक्वल नहीं होना चाहिए, जो भी हाइपोथेसिस आ रही है उसका जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए। तो हमारा हाइपोथेसिस मान लीजिए H1 है, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो बोल रहा है कि वो नल हाइपोथेसिस के जस्ट ऑपोजिट है, मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। अल्टरनेटिव है इसका मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुकी है, वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, एक्सेप्ट क्या हो रही है, अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर 2 टेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो उसमें दोनों तरफ देखिए 0.05 ये हमारा पूरा रीजन है। ठीक है।
तो इस पूरे रीजन में टोटल में इन दोनों का आधा 5.0.5 का आधा क्या होगा 0.025 अल्फा बाय 2। अल्फा कितना मिला हुआ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 कितना होता है 0.05। टू टेल में इसको मतलब दोनों तरफ ये जो हमारे है हाफ एरिया दोनों में सिग्निफिकेंस लेवल को बांटना है तो हम क्या करेंगे अल्फा बाय टू अल्फा बाय टू। ये वो रीजन है जहां पर हमारा एरर जनरेट हो रहा है। ये हमारी हाइपोथेसिस का एरिया है ठीक है। इसमें वो एरिया जहां पर एरर जनरेट हो रहा है 5% का कितना 5% का तो 5% दोनों तरफ हो रहा है दोनों तरफ ठीक है। टू टेल का मतलब होता है रीजन के किसी एक जगह पर। तो इस पूरे रीजन के दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी हमारा जो हाइपोथेसिस का सिग्निफिकेंस है वो कितना है 5% है। तो ये एरिया हमारा रिजेक्टिंग एरिया है जो आ रहा है यहाँ पे मैंने जिसको लाइन से दिया हुआ है। और ये बीच वाला जो एरिया है वो हमारा क्या है एक्सेप्टेड रीजन है। मतलब 95% एक्सेप्ट है और 5% क्या है रिजेक्ट है। 95% हाइपोथेसिस सही है लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी है वहां पे जहां पर 95% क्या है रिजेक्टेड है ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको हमने क्या किया दो से डिवाइड कर दिया है। तो क्यों क्योंकि दोनों साइड में हो रहा है रिजेक्शन दोनों साइड में हो रहा है। तो जब 0.05 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 0.025 और इधर भी कितना मिलेगा 0.025। अब आप जानते होंगे एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि अगर हम ठीक है अगर हम इस तरीके से देखें तो इस एरिया को माइनस और इस एरिया को क्या बोला जाता है प्लस ठीक है बोला जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस एरिया है और ये लेफ्ट माइनस एरिया है ठीक है। हमारा म्यू रीजन क्या है ये डिवाइडेड है। देखिए अभी हम लोगों ने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना निकाला था तो यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है 0.95 सही है ये यहाँ पर देखे तो सही है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस निकला था तो कितना 0.95 ये सही है ठीक है। अब 0.95 ये इसी का पार्ट है ना। तो ये बचा हुआ ये जो रीजन है ये हाफ ऑफ जहाँ पे हाइपोथेसिस ट्रू हो रही है वो कितना आ जाएगा 0.475। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.95। 0.475 और 0.25 इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.95। ये दोनों रीजन में जहां पर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की गई है ठीक है। इन दोनों को जब डिवाइड मतलब क्या बोल रहे सेपरेट कर रहे हैं तो ये माइनस एरिया की हाइपोथेसिस है ये प्लस एरिया की हाइपोथेसिस है जहां पर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए हाइपोथेसिस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन ये रहा म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना ये म्यू की वैल्यू म्यू माइनस 1.96 और म्यू प्लस 1.96 है। अब ये जो है 5% के लिए ये हमको गिवन होता है ठीक है। कहाँ गिवन होता है ये स्टैंडर्ड एरर ये टेबल से हमको निकालना है ये टेबल से हमको याद रखना पड़ेगा। अगर सिग्निफिकेंस लेवल कितना है 95 95% तो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंस एरर कितना आएगा म्यू या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा 1.96 के। ये ग्राफ हमको ये टेबल हमको याद रखना पड़ेगा ठीक है। और किस बेस पे याद रखेंगे ये परसेंटेज बेस पे जैसे ये 95 और 99 अगर देखें तो 95 मतलब 5% का सिग्निफिकेंस लेवल है और 99 देखें तो 1% का सिग्निफिकेंस लेवल है। तब ये दोनों वैल्यू यूज होगी और मोस्टली ना ये दोनों वैल्यू ही दी जाती है। मतलब मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें सिग्निफिकेंस लेवल या तो 95% होगा या तो 90 नहीं सॉरी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो या तो 95% होगा या तो 99% होगा। अब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों बोली क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना निकाला 95%।
तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना आ रहा है? 5%। हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना आएगा? 99%। तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना आएगा? 1%। अब इसी को मैं वो क्वेश्चन पे ले जाती हूँ जो मैं उस समय दिखा रही थी ना, अब दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा वो क्वेश्चन में कैसे हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या दिया रहेगा? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अरे यार कहाँ चल दिया? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को अगर पढ़े, अ मार्केट रिसर्च सर्वे इन 64 कंज्यूमर वर कंडक्टेड स्टेटेड एट 64% ऑफ ऑल द कस्टमर ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट वर मोटिवेटेड बाय द प्रोडक्ट advertising for the confidence limit of the proportion of the consumer motivated by advertising in the population given a confidence level equal to the 0.95 मतलब कितना है ये? 0.95 मतलब जी, तो 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना निकलेगा? जी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको फिर यहाँ पर वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 1.96 जो स्टैंडर्ड एरर है। और इसको स्टैंडर्ड एरर है को मतलब हम क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों ले रहे हैं? ताकि हम बता सके कि कितना परसेंटेज वाला हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और कितना परसेंटेज का हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब वो जो रीजन है उसको मैंने क्यों बताया, देखिए क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पर ऐसी दिया है, ये दिख रहा है ग्राफ, यही ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये 1.96, ये हमेशा किसके लिए आएगी? इसके लिए। ये याद हो जाएगा अपने आप, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। 95 के लिए जो ये वैल्यू है, इसको जेड बोला जाता है, इसको जेड से डिनोट किया जाता है ना। ये जो वैल्यू है ना, ये ऐसी स्टैंडर्ड एरर वैल्यू जो है जेड की, वो कितनी होती है? प्लस या माइनस 1.96। किसके लिए? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, और 1% उसके लिए कितनी होती है? 2.5 2. हाँ, समथिंग समथिंग कुछ था, है ना? यहाँ पे कहाँ दिया है? हाँ, ये रहा 2.5758 फॉर 99% ऑफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो ये इतना हाइपोथेसिस का हमारा थ्योरी था। ठीक है, हाँ बाकी कल ही कंटिन्यू करेंगे, है ना? अब वन टेल टेस्ट बचा हुआ है, मतलब जब राइट की तरफ ही हो और जब लेफ्ट की तरफ ही हो, तो इसको भी मैं छोड़ दे रही हूँ, इतना काफी है अभी समझने के लिए, है ना? और मैंने बताया था इसको जेड से एक्सेप्ट करते हैं, तो जेड जब हमारा आ जाएगा, जेड की वैल्यू हमको मिल जाएगी, उसके बेस पर हम स्टैटिकल जो है कांस्टेंट वो परफॉर्म कर देंगे, तो हम डिसीजन ले पाएंगे। लास्ट स्टेप हमारा डिसीजन लेने का होगा।